जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का फ्री एग्जाम जो यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप बीपीएससी 17वीं परीक्षा देने वाले हैं तो आज हमने वन लाइनर माध्यम में संपूर्ण पॉलिटी को कवर किया है। तो अगर आप अंत तक धैर्य बना करके रखते हैं और सभी प्रश्नों को पूरे ध्यान से देखते हैं तो विश्वास रखिए प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। तो चलिए सेशन को प्रारंभ करते हैं और पहला शानदार प्रश्न देखते हैं। संविधान सभा के विचार को औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? तो संविधान सभा के विचार को औपचारिक रूप से प्रतिपादन किया गया एम.एन. राय के द्वारा। ध्यान रखेंगे, संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया? तो जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा को मूर्त रूप प्रदान किया। कांग्रेस ने किस वर्ष किसी प्रकार के बाह्य हस्तक्षेप के बिना भारतीय जनता द्वारा संविधान के निर्माण की मांग को लेकर प्रस्ताव पारित किया? कई बार प्रश्न पूछा गया है तो जरूर ध्यान रखिएगा। 1936 में इसका राइट आंसर हो जाएगा। चौथा प्रश्न है, 1938 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की? तो जवाहरलाल नेहरू इसका सही उत्तर हो जाएगा। 1938 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की? तो जवाहरलाल नेहरू इसका राइट आंसर है। संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किसके द्वारा प्रस्तुत की गई? तो कई बार ये प्रश्न रिपीट हुआ है। संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किसके द्वारा प्रस्तुत की गई? तो बाल गंगाधर तिलक इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारत एक है तो भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। क्या है? तो भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। धर्मनिरपेक्षता का क्या अर्थ है? प्रश्न पूछा गया है आपके एग्जाम में कि धर्मनिरपेक्षता का क्या अर्थ है? तो राज्य सरकार द्वारा किसी धर्म को स्वीकार नहीं करना। धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है राज्य सरकार द्वारा किसी धर्म को स्वीकार नहीं करना। ध्यान रखेंगे। आठवां प्रश्न है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, इसका मतलब है कि भारतीय राज्य किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता। क्या हो जाएगा? तो भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, इसका मतलब है कि भारतीय राज्य किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता है। अगला प्रश्न है, गणतंत्र होता है? तो गणतंत्र होता है प्रश्न पूछा जाता है और जब 5 विकल्प सामने होते हैं तो कंफ्यूजन क्रिएट ही होता है। इसीलिए पूरे ध्यान से देखेंगे कि प्रश्न को। गणतंत्र होता है तो राज्य जहां पर अध्यक्ष वंशानुगत रूप से ना हो, यानी कि वंशानुगत शासन ना हो, जहां पर वहां पर गणतंत्र होता है। क्या होता है? तो गणतंत्र होता है। ध्यान रखेंगे। 10वां प्रश्न है, और जिन प्यारे दोस्तों ने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो आप सभी से विनम्र निवेदन है जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए। ध्यान रखिएगा, अगर आप डेली जुड़ते हैं तो बहुत कम समय में उन प्रश्नों से आप रूबरू होंगे जो आपके लिए महत्वपूर्ण है। ध्यान रखिएगा, आज 200 प्रश्न पॉलिटी से हमने लिया है, जिनमें हमने उन सभी प्रश्नों को कवर कर लिया है जो रिपीट हुए हैं। तो अगला पार्ट भी हम लेकर के आएंगे। अगर आप एक प्यारा सा कमेंट करते हैं और बताते हैं कि क्लास आपको अच्छी लगी तो विश्वास रखिए प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। तो निरंतर आप लोग मेहनत करिए, सफलता जरूर मिलेगी। यहां पर 10वां प्रश्न है कि वह दो शब्द कौन से हैं जिनका समावेशन 42वां संशोधन द्वारा संविधान की उद्देशिका में किया गया? तो पूछा जाता है कि 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? तो 1976 में हुआ था। कब हुआ था? तो 1976 में होता, जिसमें 3 शब्द जोड़े गए। किसमें? तो उद्देशिका में। क्या क्या? तो समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़ा गया। तो ध्यान रखेंगे, गलती नहीं करेंगे। नेक्स्ट है, विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है? आसान प्रश्न है आपके लिए, तो जरूर सही करेंगे, भारत हो जाएगा। भारतीय संविधान कैसा है? तो जो भारतीय संविधान है ये अंशतः कठोर और अंशतः लचीला है। क्या है? तो भारतीय संविधान जो है ये अंशतः कठोर और अंशतः लचीला है। भारत के संविधान में भारत को माना गया है तो राज्यों का यूनियन माना गया है। भारत के संविधान को बात करेंगे, भारत के संविधान में भारत को माना गया है तो राज्यों का संघ, जिसे आप राज्यों का यूनियन भी कहते हैं।
14 नंबर प्रश्न है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश, इसका तात्पर्य है तो उसका राज्य स्तर पर कोई धर्म नहीं है। दोस्तों अगर हम चाहते तो एक प्रश्न में 5 विकल्प लेकर के आते और आपका बहुत टाइम जाता। आप समझदार हैं इसलिए हम ऑनलाइन माध्यम में लेकर के आए हैं कि आपका समय भी कम लगे और उन सभी प्रश्नों को आप देख लें जो आपके लिए अति आवश्यक हैं। तो प्लीज आप लोग भी सपोर्ट करें क्योंकि काफी मेहनत लगी है, तो आपका भी कर्तव्य बनता है कि आप लोग भी जरूर सपोर्ट करें ताकि हमारा भी मोटिवेशन बना रहे। यहां पर प्रश्न है कि भारतीय संविधान के संबंध में कौन सा कथन सही है, तो यह दूसरे देशों के संविधान से प्रभावित है, तो राइट आंसर हो जाएगा ये। भारतीय संविधान की कौन सी विशेष व्यवस्था इंग्लैंड से ली गई है, तो संसदीय प्रणाली जो है इंग्लैंड से ली गई। मौलिक अधिकार पूछा जाता है तो मौलिक अधिकार जो लिया गया है ये कहां से लिया गया है, तो ये अमेरिका के संविधान से लिया गया। कहां से, तो अमेरिका से लिया गया है। अगला है भारतीय संविधान का कौन सा लक्षण आयरिश संविधान से अनुप्रेरित है, यानी कि आयरलैंड के संविधान से क्या लिया गया है, तो नीति निर्देशक जो सिद्धांत है ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया। पूछा जाता है नीति निर्देशक सिद्धांत किस अनुच्छेद में है, तो 36 से 51 में। किसमें, तो 36 से 51 में। ध्यान रखिएगा भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकांकी स्रोत है। पूछा गया है कि भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकांकी स्रोत है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 हो जाएगा। भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकांकी स्रोत है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। भारत की संघीय व्यवस्था किस देश की संघीय व्यवस्था से अधिक समानता रखती है, तो कनाडा से। संघीय जो व्यवस्था है ये कनाडा से ली गई है। प्रश्न रिपीट हुआ है, ध्यान रखेंगे। भारतीय संविधान की समवर्ती सूची की अवधारणा ली गई है, तो समवर्ती सूची की अवधारणा ली गई है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। कहां से, तो भारतीय संविधान की समवर्ती सूची की अवधारणा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। भारतीय संविधान के अंतर्गत संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किसकी प्रेरणा पर आधारित है, तो भारतीय संविधान के बात करेंगे कि भारतीय संविधान के अंतर्गत संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किसकी प्रेरणा पर आधारित है, तो कनाडा। क्या हो जाएगा, तो कनाडा। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार लिया गया है, रूस के संविधान से लिया गया है। मौलिक कर्तव्य का विचार भारतीय संविधान में शामिल निर्देशक सिद्धांत किसके संविधान से प्रेरित है, तो नीति निर्देशक जो सिद्धांत है ये आयरलैंड के संविधान से प्रेरित है। अनुच्छेद 36 से 51 में दिया गया है। अगला है 24 है भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का उल्लेख करते हुए निम्नलिखित में से किस देश का अनुसरण किया गया, तो मौलिक अधिकार हमने आपको बताया मौलिक अधिकार जो है ये अमेरिका के संविधान से लिया गया। इस प्रकार आप ध्यान रखेंगे किस प्रकार, तो आ से अधिकार क्या होता है, आ से अधिकार और आ से अमेरिका, तो क्या हो जाएगा मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से। भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली कहां से ग्रहण की गई है, तो संसदीय प्रणाली ब्रिटिश संविधान से ग्रहण की गई है। भारतीय संविधान कितने अध्याय विभाजित किया गया है, तो 22 हो जाएगा। संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है, तो 20 हो जाएगा। क्या, तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया का जो उल्लेख है ये किसमें है, तो भाग 20 में है। कहां से लिया गया है, तो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया। किस अनुच्छेद में है पूछा जाए, तो 368 में है। किसमें है, तो 368 में। संविधान के कौन से भाग में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान सम्मिलित किए गए हैं, तो भाग 9 में। किसमें, तो भाग 9 में। संविधान के किस भाग में अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध के प्रावधान है, तो भाग 21 में है। 20 में हमने आपको बताया क्या है, तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया, और 21 में क्या है, तो अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध के प्रावधान है। हमारे संविधान के किस भाग में 3 सोपानों में पंचायत बनाने की परिकल्पना की गई है, तो भाग 9 में। किसमें, तो भाग 9 में। अगला है संविधान का कौन सा भाग नगरपालिका से संबंधित है, संविधान का कौन सा भाग नगरपालिका से संबंधित है, तो भाग 9 हो जाएगा। किससे, तो भाग 9 जो है ये नगरपालिका से संबंधित है। संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है, तो भाग 4 में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है। कहां के संविधान से लिया गया है नीति निर्देशक तत्व, तो आयरलैंड हमने आपको बताया। किस अनुच्छेद में है, तो 36 से 51 भाग 4 हो जाएगा।
वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो 12 अनुसूचियां हैं। बात करें, यहीं पर प्रश्न पूछा गया होता कि मूल संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां थी, तो केवल 8 अनुसूचियां थी। वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं। अगला है, संविधान सभा की प्रारूप समिति द्वारा प्रस्तुत प्रारूप संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? तो अभी आपको हमने बताया, पिछले प्रश्न में बताया, मूल संविधान में केवल 8 अनुसूचियां थी। संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां थी? 8 थी। प्रश्न बदल बदल कर माध्यम बदल दिया गया है, शब्द बदल दिए गए हैं, लेकिन प्रश्न एक ही है, ध्यान रखिएगा। पूछा गया है, रिपीट हुआ है, इसलिए हमने शामिल किया है। अगला है, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में नवी अनुसूची जोड़ी गई? तो पहला संविधान संशोधन था, कब हुआ था? तो 1951 में हुआ था। कब? तो 1951 में होता, जिसके द्वारा संविधान में नवी अनुसूची जोड़ी गई थी। अगला है, 92वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 1985 में कौन सी अनुसूची को भारतीय संविधान में शामिल किया? जो 10वीं अनुसूची शामिल हुई थी, तो ये 52वां संविधान संशोधन था। कब हुआ था? तो 1985 में हुआ था। बात करें कि 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो दल बदल से। किससे? तो दल बदल से। इस प्रकार ध्यान रखेंगे, दा से 10वीं और दा से दल बदल, तो गलती नहीं करेंगे। अगला है, 73वां संविधान संशोधन जो हुआ अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? तो 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा 11वीं अनुसूची संविधान में जोड़ी गई। ध्यान रखेंगे, 74वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? तो 73वां संविधान संशोधन से 11वीं अनुसूची और 74वां संविधान संशोधन से 12वीं अनुसूची। अगला है, 40 नंबर प्रश्न है कि संविधान की द्वितीय अनुसूची का संबंध किससे है? तो द्वितीय अनुसूची का संबंध है महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन से। किससे है? तो महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन से। पहली अनुसूची में क्या है? तो पहली अनुसूची में क्या है? तो राज्य है, 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। दूसरी में क्या है? तो दूसरी में क्या है? वेतन से। तीसरी में क्या है? तो शपथ है। तो इस प्रकार ध्यान रखेंगे। चौथी में पूछा जाए तो राज्यसभा हो जाएगा। अगला है, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद तथा अनुसूचियां थी? तो 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं। क्या है? तो 12 अनुसूचियां हैं। अगर आपको 12 अनुसूची नहीं याद है तो सर्च कर लेना, अनुसूची वाई फ्री एग्जाम जोन ट्रिक के माध्यम से हमने आपको समझा दिया है। तो अगर आप केवल एक वीडियो देख लेते हैं तो आपको 1 से लेकर के 12 अनुसूची में क्या क्या दिया गया है सभी याद हो जाएंगे और आप कभी नहीं भूलेंगे। तो जाकर के जरूर देख लेना, निश्चित ही फायदा होगा। अगला है, वर्तमान समय में भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं? तो वर्तमान में बढ़ गई कितना? तो लगभग आपको कमेंट करके बताना है। अनुच्छेद 395 से बढ़ गया और 12 अनुसूचियां हैं। ध्यान रखेंगे। अगला है, वर्तमान में भारतीय संविधान में धाराओं की कुल संख्या 395। नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद में यह अंकित है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ होगा? तो अनुच्छेद 1 में है। किसमें है? तो अनुच्छेद 1 में है। संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है? तो संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को राज्यों का संघ कहा गया है। क्या कहा गया है? तो भारतीय संविधान क्या? तो अनुच्छेद 1 में क्या कहा गया है? तो राज्यों का संघ कहा गया है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नागरिकता संबंधी प्रावधान है? तो नागरिकता संबंधी जो प्रावधान है ये 5 से 11 में। किसमें? तो अनुच्छेद 5 से 11 में। अनुच्छेद में क्या है? तो नागरिकता संबंधी प्रावधान। किन अनुच्छेदों द्वारा भारतीय संविधान नागरिकों को मूल अधिकार प्रदान करता है? तो 12 से 35। क्या? तो अनुच्छेद 12 से 35 हो जाएगा। 48 नंबर प्रश्न है कि भारत का संविधान भारत को कैसे वर्णित करता है? तो भारत का संविधान भारत को कैसे वर्णित करता है? तो राज्यों का संघ हो जाएगा। क्या? तो राज्यों का संघ। आंध्र प्रदेश एक भाषाई राज्य के रूप में गठित किया गया। कब गठित किया गया? तो 1953 में पहला था। आंध्र प्रदेश एक भाषाई राज्य के रूप में गठित किया गया। कब हो जाएगा? तो 1953 में। पुनर्गठित अगर पूछा जाए पुनर्गठन तो 1956 में। भारतीय संविधान में परिवर्तन करने का अधिकार किसको प्राप्त है? तो संसद को प्राप्त है। राज्यों में पुनर्गठन संबंधी विधेयक को संसद में प्रस्तुत करने से पूर्व किसकी सहमति प्राप्त करना आवश्यक है? तो राष्ट्रपति की। अन्य रजवाड़ों के भारत में विलय के बाद भी किन 3 राज्यों ने भारत में शामिल होना निलंबित किया गया? तो जूनागढ़, हैदराबाद एवं जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट है,
भारतीय संविधान की कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? तो भारतीय संविधान की कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? तो एकल नागरिकता। क्या है? तो एकल नागरिकता है। किस अनुच्छेद के तहत संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया है? तो अनुच्छेद 11 हो जाएगा। भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती तो बैंक में धन जमा करके। किस प्रकार? तो बैंक में धन जमा करके। देशीकरण द्वारा नागरिकता प्राप्त का एक तरीका क्या है? तो विदेशी पुरुष से विवाह करने पर। क्या? तो विदेशी पुरुष से विवाह करने पर। नागरिक बनने की शर्तों में आवश्यक शर्त क्या होती है? तो राज्य की सदस्यता। क्या? तो राज्य की सदस्यता। नागरिक के लोप होने का एक नियम क्या है? तो देशद्रोह का अपराध सिद्ध होने पर। नागरिकता के लोप होने का एक नियम है, जब आप पर क्या लग जाएगा, देशद्रोह का अपराध सिद्ध हो जाएगा तो आपकी नागरिकता जो है खत्म हो जाएगी। कौन सी शर्त भारत की नागरिकता प्राप्त करने के लिए नहीं है? तो संपत्ति स्वामित्व हो जाएगा। क्या? तो संपत्ति स्वामित्व हो जाएगा। मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित है? तो भाग 3 में मौलिक अधिकार है। अनुच्छेद 12 से 35 क्या हो जाएगा? तो अनुच्छेद 12 से 35। भारत के संविधान का भाग 3 संबंध है मूल अधिकार, अभी आपको बताया। भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों का वर्णन 12 से 35 में है। किसमें? तो अनुच्छेद 12 से 35 में। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने भारतीय संविधान के किस भाग को सर्वाधिक अलौकिक भाग कहा है? तो भाग 3 को। किसे कहा है? तो भाग 3 को कहा है। क्या कहा है? तो संविधान का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है भाग 3 को। मूल अधिकार मूल कहलाते हैं क्योंकि वह मानव के प्राकृतिक और अप्रतिदेय अधिकार है। मूल अधिकार मूल कहलाते हैं। क्यों कहलाते हैं? क्योंकि वह मानव के प्राकृतिक और अप्रतिदेय अधिकार हैं। भारतीय संविधान के भाग 3 में कुल कितने अनुच्छेद में मूल अधिकारों का वर्णन है? तो 24 अनुच्छेद है। 12 से 35 आप देख लीजिएगा। प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार दिए गए थे? तो 7 थे। कितने थे? तो 7 थे। वर्तमान में 6 हैं क्योंकि संपत्ति के अधिकार को हटा करके विधिक अधिकार बना दिया गया है। वर्तमान में भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं? 6 हैं। मूल में 7 थे, लेकिन संपत्ति के अधिकार को हटा करके विधिक अधिकार बना दिया गया है। भारत के संविधान में मौलिक अधिकार है तो मूल संविधान का हिस्सा है। किस समिति ने मौलिक कर्तव्य को शामिल करने की अनुशंसा की थी? तो स्वर्ण सिंह समिति थी। क्या थी? तो किस समिति ने मौलिक कर्तव्य को शामिल करने की अनुशंसा की थी? स्वर्ण सिंह समिति। किस वर्ष संविधान में मूल कर्तव्य को अंततः स्थापित किया गया? तो 1976 में। किस वर्ष में संविधान को मूल कर्तव्यों को अंततः स्थापित किया गया? 1976 में। 42वां संविधान संशोधन था। कौन सा था? तो 42वां संविधान संशोधन था। मौलिक कर्तव्य को निर्धारित किया गया है 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। नेक्स्ट है 1976 में। 1976 में जो 42वां संविधान संशोधन हुआ, संविधान में नागरिकों के लिए कितने मौलिक कर्तव्य निश्चित किए गए थे? तो 10। कितने? तो 10। कितने? तो 10। अगला है संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्यों के अध्याय को जोड़ा गया? तो भाग 4 का हो जाएगा। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य की चर्चा की गई है? तो मौलिक कर्तव्य अनुच्छेद 51 में। वर्तमान में संविधान में कुल कितने मूल कर्तव्य हैं? तो 11 है। भारत की संघीय व्यवस्थापिका को किस नाम से जाना जाता है? संसद के नाम से जानते हैं भारत की संघीय व्यवस्थापिका को। नेक्स्ट है भारतीय संसद के कितने सदन हैं? तो भारतीय संसद के 2 सदन है। राज्यसभा क्या हो जाएगा? राज्यसभा और लोकसभा, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है संसद के किस सदन को प्रतिनिधि सभा भी कहा जाता है? लोकसभा, जिसे निम्न सदन के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से? तो निम्न सदन से। राज्यसभा को उच्च सदन के नाम से जानते हैं। लोकसभा का जो कार्यकाल होता है ये 5 वर्ष होता है। राज्यसभा का पूछा जाए तो 6 वर्ष का होता है। संसद का लोकप्रिय सदन है तो लोकसभा है। संसद का अस्थायी सदन है तो राज्यसभा। राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता। राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता, इसलिए ये अस्थायी सदन है। भारत के संसद में निम्नलिखित शामिल है? तो राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा शामिल है। क्या क्या शामिल है भारत के संसद में? तो राष्ट्रपति, राज्यसभा और क्या? तो लोकसभा। किस किस अनुच्छेद में ध्यान रखेंगे? तो सरला के रूप में आप ध्यान रखें। सा से क्या होगा? संसद। तो सरला, सा से संसद जो है 79 में है, राज्यसभा 80 में और लोकसभा 81 में, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है कौन संसद का अनन्य भाग नहीं है? तो उपराष्ट्रपति। भारत के संसद के कितने अंग हैं? तो बताया हमने आपको कौन कौन से हैं। तो राज्यसभा, क्या? तो राज्यसभा और लोकसभा और क्या हो जाएगा? तो राष्ट्रपति। क्या? तो राष्ट्रपति, ध्यान रखेंगे, गलती नहीं करेंगे। 84 है भारत के राष्ट्रपति की तुलना किससे करना सर्वाधिक उचित है? तो ब्रिटेन के सम्राट से। किससे? तो भारत के राष्ट्रपति की तुलना
किससे करना सर्वाधिक उचित है? तो ब्रिटेन की सम्राट से। भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष होता है, तो कार्यपालिका का अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है कौन? तो भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष होता है राष्ट्रपति। भारत का राष्ट्रपति है तो राज्य का प्रधान है, क्या है? तो भारत का राष्ट्रपति राज्य का प्रधान है। संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित है राष्ट्रपति में, किसमें? तो संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक होता है, तो राष्ट्रपति होता है देश का प्रथम नागरिक। भारतीय संविधान के अनुसार देश के तीनों सेनाओं का अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति होता है भारतीय संविधान के अनुसार देश की तीनों सेनाओं का अध्यक्ष। भारत का राष्ट्रपति होता है तो राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष होता है भारत का राष्ट्रपति। भारत के उपराष्ट्रपति की स्थिति की तुलना में किस देश के उपराष्ट्रपति से की जा सकती है? तुलना की जा सकती है उपराष्ट्रपति की संयुक्त राज्य अमेरिका से। किससे? तो संयुक्त राज्य अमेरिका से। भारत में उपराष्ट्रपति का पद है तो संविधान में प्रारंभ से ही है। कब से है? तो भारत में उपराष्ट्रपति का पद संविधान में प्रारंभ से ही है। राज्यसभा की बैठकों का सभापतित्व कौन करता है? तो उपराष्ट्रपति करता है। उपराष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु उम्मीदवार की अधिकतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो कोई सीमा नहीं है। भारतीय संसद के ऊपरी सदन को किस रूप में जाना जाता है? राज्यसभा के रूप में जाना जाता है। बताया हमने, उच्च सदन होगा राज्यसभा, निम्न सदन लोकसभा। राज्यसभा का जो कार्यकाल होगा ये 6 वर्षों का होगा, लोकसभा का होगा ये 5 वर्षों का होगा। अगला है, राज्यसभा को अस्थायी सदन कहते हैं क्योंकि इसे विघटित नहीं किया जा सकता, यानी कि राज्यसभा को जो है भंग नहीं किया जा सकता, इसलिए ये अस्थायी सदन है। राज्यसभा में सीटों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो 250। वर्तमान में राज्यसभा में सदस्यों की प्रभावी संख्या कितनी है? 245। राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं, यानी कि नामित किए जाते हैं? तो 12। राज्यसभा के लिए प्रत्येक राज्य के प्रतिनिधियों का निर्वाचन कौन करता है? तो विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व किस बात पर निर्भर करता है? तो राज्य की जनसंख्या पर निर्भर करता है। किस पर? तो राज्य की जनसंख्या पर। कौन जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदन है? कौन जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदन है? तो लोकसभा है। क्या है? तो लोकसभा। भारत में लोकसभा किसका प्रतिनिधित्व करता है? तो भारत में लोकसभा किसका प्रतिनिधित्व करता है? भारतीय जनता का। किसका? तो भारतीय जनता का। मूल संविधान में लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी निर्धारित की गई थी? तो 500। आधा सफर हो चुका है, धैर्य बना करके देखिए। अगर आप इस वीडियो को देख लेते हैं तो पॉलिटी में अधिकतम जो अंश है आपका कवर हो जाएगा। पार्ट 2 लेकर के आएंगे, उसमें हम संपूर्ण पॉलिटी को कवर कर देंगे। तो इन 200 प्रश्नों को रट लेना, पीडीएफ हम आपको प्रोवाइड करवा देंगे। तो अंत तक पूरे ध्यान से पूरा कंसंट्रेशन बना करके रखिए, विश्वास रखिए, प्रश्न बाहर नहीं जाने दूंगा, अंत तक जुड़े रहना है। अगला है, 31वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी निर्धारित की गई है? तो 545। लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? तो यहां पर 550 हो जाए, क्योंकि 2 जो एंग्लो इंडियन शामिल होते थे उनको हटा दिया गया। तो अब कितने हैं? तो 550। नेक्स्ट है, वर्तमान में लोकसभा के कितने सदस्यों को राज्य की जनता सीधे निर्वाचित करती है? तो 530। वर्तमान में संघ शासित क्षेत्र की जनता लोकसभा में अपने कितने प्रतिनिधियों का निर्वाचन कर भेजती है? तो 19। वर्तमान में लोकसभा सदस्यों की प्रभावी संख्या कितनी है? तो 545। भारत के प्रधानमंत्री नियुक्त होते हैं। भारत के प्रधानमंत्री का पद संविधान द्वारा गठित है। क्या है? तो भारत के प्रधानमंत्री का पद संविधान द्वारा गठित है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाती है। प्रधानमंत्री को उसके पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा। किसके द्वारा? तो राष्ट्रपति के द्वारा। सामान्यतः प्रधानमंत्री लोकसभा के बहुमत दल का नेता होता है। सामान्यतः प्रधानमंत्री लोकसभा के बहुमत दल का नेता होता है। भारत के एक व्यक्ति एक से अधिक कितनी बार प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त हो सकता है? तो कितनी ही बार। कितनी बार? तो कितनी ही बार, कोई संख्या निर्धारित नहीं की गई है। भारत में शक्तियों का प्रमुख उभरता केंद्र है तो प्रधानमंत्री।
संघीय मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होता है। बहुत से अभी ऐसे दोस्त हैं जिन्होंने वीडियो को ना तो लाइक ही किया है ना ही चैनल को सब्सक्राइब किया है, तो प्लीज़ आप सभी से विनम्र निवेदन है, क्योंकि मेहनत बहुत लगती है, तो आप लोग भी सपोर्ट करें ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। भारत के केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता कौन करते हैं? तो प्रधानमंत्री। मंत्रिपरिषद किसके प्रसाद पर्यंत पदासीन रहता है लोकसभा के प्रति? कौन व्यक्ति मंत्रिपरिषद का सदस्य हो सकता है? तो संसद का सदस्य। क्या हो जाएगा? तो संसद का सदस्य। क्या राज्यसभा में मनोनीत व्यक्ति मंत्रिपरिषद का सदस्य बन सकता है? तो हाँ, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हाँ, मंत्रिपरिषद के सदस्यों को पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति दिलाता है। कोई व्यक्ति संसद के किसी भी सदन का सदस्य हुए बिना केंद्र में कितनी अवधि तक मंत्री रह सकता है? तो 6 महीने। कितना? तो 6 महीने। मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की संख्या मंत्रिमंडल से अधिक होती है। मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की संख्या मंत्रिमंडल से अधिक होती है। मंत्रिपरिषद में कितने स्तर के मंत्री होते हैं? तो 3 स्तर के। कितने? तो मंत्रिपरिषद में कितने स्तर के मंत्री होते हैं? 3 स्तर के। भारतीय संविधान के किस भाग में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख है? तो भाग 4 में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख है। संविधान के व्याख्याकार और संरक्षक कौन है? तो सर्वोच्च न्यायालय। भारतीय संविधान की व्याख्या करने का प्रमुख अधिकार कौन है? तो प्रमुख अधिकारी सर्वोच्च न्यायालय हो जाएगा सही उत्तर। किसके अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी? तो रेगुलेटिंग अधिनियम 1773 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसके पास है? संसद के पास है। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? तो 25 उच्च न्यायालय हैं। भारत के किस उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या सबसे कम है? तो सिक्किम उच्च न्यायालय इसका राइट आंसर है। भारत के किस उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या सबसे अधिक है? तो इलाहाबाद उच्च न्यायालय में। किसमें? तो इलाहाबाद उच्च न्यायालय में। राज्य की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? राज्यपाल में। भारतीय राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। राज्यपाल अपना त्यागपत्र किसे देता है? तो राष्ट्रपति को देता है। किसको? तो राज्यपाल अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देता है। भारतीय संविधान के अनुसार राज्य का अधिशासी प्रधान कौन होता है? राज्यपाल होता है। राष्ट्रपति की किसकी सलाह पर राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं? तो प्रधानमंत्री की सलाह पर। राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख होता है? तो राज्यपाल होता है राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख। समान रूप से राज्यपाल का कार्यकाल होता है 5 वर्ष होता है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल के द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है। राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक में राज्य का प्रतिनिधित्व कौन करता है? तो मुख्यमंत्री करता है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? तो अनुच्छेद 163। सामान्यतः राज्यों के मुख्यमंत्री विधानसभा में बहुमत दल का नेता होता है। क्या? तो सामान्यतः राज्यों के मुख्यमंत्री विधानसभा में बहुमत दल का नेता होता है। किस राज्य में विधानमंडल का ऊपरी सदन या विधान परिषद नहीं है? तो पश्चिम बंगाल। किस राज्य में द्विसदनात्मक विधानमंडल है? तो महाराष्ट्र में। किसमें? तो महाराष्ट्र में। किस राज्य में विधान परिषद का गठन नहीं किया गया है? तो उड़ीसा में। किसमें? तो उड़ीसा में। भारत के कितने राज्यों में द्विसदनात्मक विधानमंडल है? तो 6 राज्यों में। भारत में राज्य विधान पालिकाओं का उच्च सदन कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा विधान पालिका परिषद। क्या? तो विधान पालिका परिषद इसका राइट आंसर है। राज्य विधानमंडल का ऊपरी सदन कौन सा है? तो विधान परिषद है। किन 2 राज्यों के जोड़ों में विधानसभा सीटों की संख्या बराबर है? तो हरियाणा और छत्तीसगढ़। क्या हो जाएगा? तो हरियाणा और छत्तीसगढ़। किस राज्य में विधानसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या है? तो पश्चिम बंगाल में। किसी राज्य विधानसभा के सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितनी हो सकती है? तो 60। भारत के किसी राज्य की विधानसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? तो 500। भारतीय संविधान के अनुच्छेदों में से कौन राज्य की विधान सभा निर्वाचन का प्रावधान करती है? तो राज्य की विधानसभा निर्वाचन का प्रावधान अनुच्छेद 170 में। किसमें है? तो अनुच्छेद 170 में।
राज्य विधानसभा का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? अनुच्छेद 170। भारतीय संविधान के संदर्भ में कहा जाता है कि वकीलों का स्वर्ग है। क्या है? तो भारतीय संविधान के संदर्भ में कहा जाता है कि यह वकीलों का स्वर्ग है। भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव किसका पड़ा? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 का पड़ा। किसका पड़ा? तो भारत सरकार अधिनियम 1935। भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि जनता से सरकारों को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है। भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि जनता से सरकार को चुने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है। भारत में किस प्रकार की शासन व्यवस्था अपनाई गई है? तो ब्रिटिश संसदात्मक प्रणाली। कैसा? तो ब्रिटिश संसदात्मक प्रणाली। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सा सर्वोच्च है? तो संविधान सर्वोच्च है। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की संकल्पना कहाँ से अंगीकार की गई? तो आयरलैंड व स्पेन से। भारत में कलेक्टर का पद उपनिवेश शासन ने उधार लिया था। तो इंग्लैंड से। किससे? तो इंग्लैंड से। विधि के समक्ष समता लिया गया है। तो इंग्लैंड के संविधान से लिया गया है। सर्वसत्ता संपन्न सांसद की अवधारणा किस देश की देन है? इंग्लैंड की देन है। भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है। इन राजभाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची में है? तो 8वीं अनुसूची में। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची का संबंध है तो भाषाओं के साथ। किससे? तो 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं शामिल हैं। किस राज्य के आरक्षण विधेयक को 9वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया? तो तमिलनाडु हो जाएगा। दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता संबंधी विवरण संविधान की किस अनुसूची में? तो दल बदल जो है ये 10वीं अनुसूची में है। 92वां संविधान संशोधन हुआ था कब? तो 1985 में हुआ था, जिसके द्वारा 10वीं अनुसूची संविधान में जोड़ी गई थी। 500 से अधिक रजवाड़ों के भारत में विलय के लिए कौन उत्तरदायी था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। मूल संविधान में राज्यों को कितने वर्गों में रखा गया है? तो 4 में। कितने में? तो 4 में। भारतीय संघ में वर्तमान में कितने राज्य हैं? तो 28 राज्य हैं। भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया? 1956 में। राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? तो 1953 में। भारतीय नागरिकों को प्रदान किए गए मूल अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है। भारतीय नागरिकों को प्रदान किए गए मूल अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है। कौन से मामले उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय की बात करेंगे कि कौन से मामले उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता में आते हैं? तो मूल अधिकार का प्रवर्तन हो जाएगा। भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है? तो न्यायपालिका। मौलिक अधिकारों के निलंबन का आदेश कौन दे सकता है? तो राष्ट्रपति दे सकता है। मूल अधिकारों पर आवश्यक प्रतिबंध लगाने का अधिकार किसको है? तो संसद को है। नीति निर्देशक सिद्धांत हैं तो वह योग्य नहीं है, वाद योग्य नहीं है। नेक्स्ट है, नीति निर्देशक तत्वों का क्रियान्वयन किस पर निर्भर करता है? तो सरकार के पास उपलब्ध संसाधनों पर। मौलिक अधिकार एवं राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के विषय में कौन सा कथन सही है? तो वह एक दूसरे के पूरक हैं। एक कल्याणकारी राज्य के निर्देश आदर्श वर्णित हैं तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रोत्साहन देना सन्निहित है तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। राज्यसभा में किस राज्य के प्रतिनिधियों की संख्या सर्वाधिक है? तो उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में राज्यसभा के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं? तो 31 सदस्य। बिहार में लोकसभा की 40 सीटें हैं और राज्यसभा की कितने सीटें हैं बिहार में? तो लोकसभा की बिहार में 40 सीटें हैं और राज्यसभा की 16 सीटें हैं। राज्यसभा के चुनाव हेतु एक अभ्यर्थी की आयु कम से कम कितनी होनी चाहिए? तो राज्यसभा के लिए 30 वर्ष, लोकसभा के लिए पूछा जाए तो 25 वर्ष। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 6 वर्ष का होता है। यहीं पर पूछा जाए कि लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो लोकसभा का 5 वर्ष और राज्यसभा का 6 वर्ष। वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्यों के लिए स्थानों का आवंटन आधारित है तो 1971 की जनगणना पर। वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों का आवंटन आधारित है 1971 की जनगणना पर। लोकसभा के सभी निर्वाचन क्षेत्र किस प्रकार के होते हैं? तो एकल सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र। लोकसभा की एक निर्वाचन क्षेत्र कम से कम कितनी जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करती हैं? तो 7.5 लाख हो जाएगा। भारत में स्वतंत्रता के बाद प्रथम आम चुनाव कब संपन्न कराए गए? तो 1952 में।
आमतौर पर भारत के प्रधानमंत्री होते हैं, लोकसभा का सदस्य होते हैं। संसदीय तंत्र में व्यक्ति प्रधानमंत्री चुना जाता है जो नेता होता है निम्न सदन के बहुमत दल का। किसका? तो निम्न सदन की बहुमत दल का। मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो प्रधानमंत्री। कौन? तो मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करता है। भारत के प्रधानमंत्री पद के लिए उम्मीदवार की कम से कम कितनी उम्र होनी चाहिए? तो 25 वर्ष होनी चाहिए। कितनी? तो 25 वर्ष। यदि भारत के प्रधानमंत्री संसद के उच्च सदन के सदस्य हैं तो वह अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में अपने पक्ष में वोट नहीं दे सकेंगे। यदि भारत के प्रधानमंत्री संसद के उच्च सदन के सदस्य हैं तो वह अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में अपने पक्ष में वोट नहीं दे सकेंगे। भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। भारत की उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। 200 प्रश्न है और अंतिम प्रश्न है, तो जिन्होंने अब तक लाइक नहीं किया है लाइक प्लीज़ कर दीजिए, क्योंकि बहुत मेहनत लगी है कि प्रश्न को कलेक्ट करने में फिर वीडियो बनाने में। तो सहयोग ज़रूर करिए ताकि हमारा भी मोटिवेशन बना रहे और हम काम करने के लिए प्रेरित हों। तो प्लीज़ सपोर्ट ज़रूर करें। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की कितने वर्ष की आयु तक पदधारी रहते हैं? तो 65 वर्ष या फिर 6 वर्ष, जो भी पहले हो। तो दोस्तों 200 प्रश्नों को ये रटना है, आपको क्या करना है? तो याद करना है। जब याद हो जाएंगे तो समझ लेना कि पॉलिटी आपका लगभग कवर है। ये पार्ट 1 है। अगर आप कमेंट करेंगे तो जल्द ही पार्ट 2 हम लेकर के आएंगे, जिसमें उन सभी प्रश्न को हम कंप्लीट करवा देंगे जो पॉलिटी से हैं और एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो कमेंट करके बताना और पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या फिर आप टेलीग्राम पर जाएंगे और वहां पर सर्च कर लेंगे फ्री एग्जाम जोन, आपको चैनल मिल जाएगा। ज्वाइन हो जाना, वहां पर आपको सारी पीडीएफ मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना, स्वस्थ और सुरक्षित रहिए। जय हिंद।